नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास 7 लोक कल्याण पहुंच जाएंगे। वहां पर उनकी यह मुलाकात कैबिनेट की बैठक से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर यह बैठक अहम है। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ 6 घंटे लंबी बैठक की थी। तमाम एजेंसियों को छोटी से छोटी इनपुट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कश्मीर में आतंकी हाइब्रिड नीति और टारगेटेड किलिंग पर हर अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों की हत्या कर रहे हैं। ये आतंकी कश्मीर में 90 के दशक के हालातों को फिर से जागरूक करना चाहते हैं। आतंकियों की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री को कश्मीर के हालातों और उठाए गए कदमों की जानकारी देने वहां पर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर जांच और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने जा रही हैं। आतंकी संगठन नए नए नाम और छोटे छोटे समूह में टारगेटेड किलिंग को अंजाम दे रही हैं। इसलिए निचले स्तर पर सभी एजेंसियों को संदिग्धों को पहचान कर धर दबोचने के निर्देश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया है कि सम्मेलन में विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया और उनसे मजबूती से निपटने के तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक में देश में समग्र सुरक्षा स्थिति और कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाकर की गई हत्या की हालिया घटनाओं सहित कानून व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित विभिन्न राज्यों में माओवादियों के मौजूदा परिदृश्य की भी समीक्षा की और देश भर में आतंकी मौजूद के भंडाफोड़ पर चर्चा की। यह बैठक 6 महीने में एक बार शीर्ष पुलिस अधिकारियों से मुलाकात को लेकर गृह मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इधर आपको बता चले, जम्मू कश्मीर में 5 अक्टूबर को हुए दोनों हत्याकांड की जांच एनआईए करेगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। प्रियंका का दावा है कि केंद्र सरकार किसानों में से एमएसपी नहीं दे रही है, जिस वजह से किसानों को नुकसान पर फसलों को बेचना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों पर एनएसए लगाएगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं देगी। यूपी के कई जिलों में किसान 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जो कि सरासर अन्याय है। एमएसपी किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से इस हक के लिए लड़ेगी। दरअसल एक दिन पहले किसान संगठनों ने कृषि कानूनों और लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ 6 घंटे का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया था। इस विरोध प्रदर्शन के चलते यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई थी। साथ ही लखनऊ प्रशासन ने नसीहत दी थी और हिदायत भी की किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर कोई सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करता है तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि यूपी में धान के 3 भाव हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि धान का सरकारी रेट 1940 रुपए क्विंटल है, लेकिन व्यापारी 1 क्विंटल धान के लिए किसानों को नगद में 1000 से 1200 रुपए दे रहे हैं और 2 महीने बाद पैसे लेने पर 1200 से 1400 रुपए का रेट रखा गया। चलिए यूपी के बाद बिहार की बात करेंगे। बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी जारी है। वजह आरजेडी तारापुर और कुशेश्वर स्थान से अकेले लड़ रहा है और कांग्रेस नाराज है कि उसे कुशेश्वर स्थान से टिकट मिलना चाहिए। 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। दोनों पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इधर बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान को आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य मनोज झा ने दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बताया। मनोज झा ने भक्त चरण दास को कर कहा है कि उनको ना तो बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है और ना ही यहाँ की राजनीतिक इतिहास की समझ ही है। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ भी नहीं है, जिसको यहां तक नहीं पता हो कि क्या हमने किया और क्या हमने झेला है, किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली गई हैं हमारे द्वारा। उसके बाद भी वो टिप्पणी आती है। वे अपने लोगों से पूछे ना। मनोज झा ने कहा है कि प्रभारी होने से पहले संभवतः किसी ने बताया भी ना होगा उन्हें कि तेजस्वी यादव एक एक मीटिंग के लिए क्यों परेशान होते हैं, क्या परिस्थितियां थी,
कि वो कहते थे कि एक मीटिंग रखी जाए। प्रभार लेने का मतलब यह नहीं है कि आप पार्टी की लुटिया डुबा दें। बैग चरणदास से कहा है कि आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के समय लालू यादव ने दी थी। आरजेडी पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रख लीजिए। रही बात गठबंधन धर्म की, तो हमसे ज्यादा किसी ने नहीं निभाया होगा। कांग्रेस के साथ सुख दुख में रहे हैं हम। अभी किसी प्रकार का बीजेपी और जेडीयू को शिकस्त देना हो और वह करके दिखाएंगे। प्रभार लेने से पहले और प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठकर जमीनी हकीकत आप कैसे समझेंगे? तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने ठेठ गवई अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव भी इसी नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बिहार उपचुनाव के लिए प्रचार करने लगे तेजस्वी ने जब रास्ते में बच्चों को मछली पकड़ते देखा तो वो भी मछली पकड़ने चल पड़े। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और बच्चों के साथ ही मिलकर बंसी से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक मछली उनके जाल में फंस भी गई। सोमवार को तेजस्वी तारापुर में टेटिया बंबर प्रखंड के भूना पंचायत में प्रचार करने गए थे। यहाँ से लौटते वक्त भूना गौरवडीह सड़क पर कुछ बच्चों को बंसी से मछली मारते देखकर तेजस्वी खुद को रोक नहीं पाए। बीच रास्ते में ही अपना काफिला रोक उन बच्चों के साथ बंसी से मछली पकड़ने लगे। उनकी बंसी में एक मछली फंस गई। मछली पकड़ने का वीडियो तेजस्वी ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। तो नैनीताल जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश से रेलवे स्टेशन को भी गंभीर क्षति पहुंची है। गौला नदी ने रौद्र रूप दिखाते हुए रेलवे स्टेशन की पटरी को भी उखाड़ फेंका है और जो बहकर नदी में चला गया। ऐसे में ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनों को स्थगित करने के साथ कई को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया। भारी बारिश के चलते आपको बताते चले, काठगोदाम रेलवे स्टेशन की करीब 100 मीटर पटरी नदी में बह गई, जिससे रेलवे स्टेशन प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर केएन पांडे ने बताया है कि सोमवार की देर शाम से ही गोला नदी उफान पर है, जिससे खतरे की संभावना बनी हुई है। सोमवार की देर रात काठगोदाम स्टेशन के आगे रेलवे ट्रैक के पास तक पानी पहुंचने लगा और पटरी को नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12 बजे के बाद पानी रेलवे ट्रैक से टकराने लगा, जिसके बाद सुबह जब देखा गया वहां पर तो रेलवे स्टेशन का बड़ा हिस्सा पानी में बह चुका था, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल स्थिति का आकलन करने की कोशिश की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस बीच एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक और जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर जवान की जान चली जाती है। उधर 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच 24 T20 मैच खेला जाना है। इसके अलावा ओवैसी ने कश्मीर में सीजफायर और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर सिपाहियों की जान चली गई। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज पर मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही? अब फौज के 9 सिपाहियों की जान चली गई तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में भारतीयों की जान लेकर T20 खेल रहा है और वहां बिहार के गरीब लोगों का कत्ल हो रहा, टारगेट किलिंग हो रही है। कश्मीर में इंटेलिजेंस आखिर कर क्या रहा? खुलेआम हथियार आ रहे हैं, आप मैच खेलेंगे? पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रविवार को आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों की उनके किराए के मकान में घुसकर, आपको बताते चले, गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे से भी कम समय में गैर स्थानीय मजदूरों पर यह तीसरा हमला था। इससे पहले बिहार के एक रेहड़ी पटरी वाले और उत्तर प्रदेश के एक बढ़ई की शनिवार शाम को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस महीने अब तक नागरिकों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में लगभग 11 लोगों की जान चली गई। सरकार के कारनामे की बात करेंगे। जिस कोविड टीकाकरण को लेकर अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं, उसके आंकड़ों में एक बड़ा खेल सामने आया है। टीकाकरण में महिलाओं के आंकड़े का प्रतिशत सवालों के घेरे में आ चुका है। कोविड टीकाकरण के जो आंकड़े सीएमओ कार्यालय से जारी किए गए हैं, उनमें महिलाओं का प्रतिशत लगातार 40% बना हुआ है। फिर चाहे बात अब तक के श्रेणीवार ओवरऑल टीकाकरण की हो या फिर रोज जारी होने वाले आंकड़ों की, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि महिलाओं के टीकाकरण का प्रतिशत हमेशा ही 40% निकल कर आएगा। ये खेल कहीं और नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के ही आंकड़ों में
मिला है। राजधानी लखनऊ में 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण के बाद अब तक 42 लाख से ऊपर टीकाकरण हो चुका है। रोजाना सीएमओ कार्यालय इसके आंकड़े जारी करता है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल से ज्यादा उम्र के 45 साल प्लस और 18 प्लस लोगों की 5 कैटेगरियां हैं। इनमें महिला और पुरुष का आंकड़ा अलग अलग होता है। हेल्थ केयर वर्कर का कुल टीकाकरण आपको बताते चले 1,47,645, जिसमें 88,587 पुरुष और 59,000 लगभग 58 महिलाएं, लगभग 40% हुआ। फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें तो इनका कुल टीकाकरण 1,27,235, जिसमें 76,341 पुरुष और 50,894 महिला शामिल है। ये भी 40% हुआ आंकड़ा। 60 साल प्लस का कुल टीकाकरण 5,48,488, जिसपे आपको बताते चले 3,29,093 पुरुष और 2,19,385 महिला शामिल है। ये भी लगभग 40% के आसपास आंकड़ा हुआ। अब 18 प्लस की बात करते हैं। इनका कुल टीकाकरण 23,30,397, जिसमें 13,98,000 पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग 32,159, यानी ये भी 40% के आसपास हुआ। इनका ओवरऑल आंकड़ों में श्रेणी कोई भी हो, लेकिन महिलाओं का टीकाकरण प्रतिशत सब में आपको बताते चले 40 ही है। इस मामले में हमने आपको बताया, लखनऊ में टीकाकरण की जिम्मेदारी संभाल रहे एसीएमओ एमके सिंह ने कहा है कि आंकड़ों में कोई खेल नहीं है। कोविन पोर्टल पर सभी आंकड़े सही हैं। संभव है कि सीएमओ ऑफिस से जारी आंकड़ों में कोई गलती हुई होगी। उन्होंने कहा है कि कमांड सेंटर सभी वैक्सीनेशन यूनिट से अलग अलग मैनुअल डेटा इकट्ठा कर रहा है, जो सीएमओ से जारी होता है। इसमें कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन कोविन पोर्टल पर सब डेटा एक्यूरेट है। चलिए, इसी खास रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएन न्यूज़।